ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक जयंतो रॉय चौधरी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा। भारत आज अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 1950 की 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू होने की यह वर्षगांठ हमारे देश के लिए बहुत मायने रखती है। आज इस खास दिन पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं जयंत राय चौधरी। जयंत जी, सुर्खियों में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज गणतंत्र की 76वीं वर्षगांठ है। भारत ने एक बहुत लंबी यात्रा तय की है इतने वर्षों में। आप इस यात्रा के कुछ अहम पड़ावों को रेखांकित करना चाहेंगे? देखिए, 1950 में भी बाय द वे प्रेसिडेंट सुकर्नो आए थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, और इस बार भी हमारा मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं सुबियांतो साहब। पर उससे बड़ी बात है जो हमने उपलब्धि की कि देखिए, उस वक्त हमारी जो जीडीपी थी वो सिर्फ 30.6 बिलियन डॉलर थी, और आज के तारीख में हम 2.6 ट्रिलियन डॉलर्स है। मतलब कि कह सकते हैं 8 गुना या 9 गुना हमारी जो जीडीपी बढ़ी है। उससे भी बड़ी बात है और उससे भी अच्छी बात है ये कि उस वक्त 45% भारतीय गरीबी रेखा के नीचे थे। आज के तारीख में एसबीआई के आकलन अगर हम ठीक समझे तो हमारी गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उनका संख्या अभी 5% से कम है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने गरीबी पे जो विजय हमने प्राप्त की है वो सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है। हाँ, ये जरूर बात है कि इस दौरान इन्फ्लेशन हुआ, इस दौरान रुपया का कीमत भी गिरा, इतने सालों में होना था। आर्थिक दृष्टिकोण से तो देखें तो बहुत लंबी यात्रा है उसकी भी, और भारत ने कई क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की है। 76 सालों में आप उन उपलब्धियों में से किन का उल्लेख करना चाहेंगे जो भारत के लिए एक माइलस्टोन साबित हुए? देखिए, एक तो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अब उभरे हैं। हमारे सिर्फ ये नहीं कि हमने आईआईटी बना के रुक गए हैं। आईआईटी से जो निकले हैं या हमारे जो एम्स से निकले हैं, उन्होंने जो किया है, आगे जितना बड़े हैं हम देखें, आप इस वक्त हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। भारतवर्ष एआई पे काम कर रही है। न्यूक्लियर साइंस में तो आप जानते ही हैं कि हमने काफी प्रदर्शिता दिखाई है। हमारी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो हमने कटिंग एज दिखा पाई है, जिसके लिए आज के तारीख में हमारे लोगों को विश्व के जो सबसे विकसित देश हैं वहां पे ढूंढते फिरते हैं, तो ये एक अपने में बहुत बड़ी चीज रही है। दूसरी बात है हमारी जो व्यापार में हमने जो बढ़ोतरी दिखा पाई है। हमारे आज देखें कि विश्व में सबसे अमीर व्यक्तियां हैं, उसके कतार में हमारे एटलीस्ट 3 या 4 जने हर वक्त मौजूद रहते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। इसका मतलब सिर्फ वो व्यक्ति की विकास नहीं, ये देश की विकास है, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियल ग्रुप्स उन्होंने खड़ा किया है उसकी एक छवि है। आप देखेंगे आज झारखंड की जो टैब्लू थी उसमें जेआरडी टाटा की छवि थी, और वो उचित भी है क्योंकि जेआरडी टाटा देश के लिए जो काम किए हैं वो सराहनीय है। चलिए, अब आज के आयोजन पर लौटते हैं हम। आज गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में आपको सबसे उल्लेखनीय क्या लगा? देखिए, जो स्टेट्स की टैब्लो है हर वक्त ही उल्लेखनीय लगते हैं और सबसे दिलचस्प भी लगते हैं। आंध्र प्रदेश का टैब्लो था, उनका वुडन डॉल्स का, ये हमारा जो विकसित भारत का एक विरासत है उसे दिखा रहा है। कर्नाटक का था, स्टोन कार्विंग्स, आइडल कार्विंग किस तरह से करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बहुत दिलचस्प एक टैब्लो था जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में किया था। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने फूलों से बनाया और उसको उन्होंने डिस्प्ले किया। इट वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और गणतंत्र दिवस हमारे देश के लिए अपनी सैन्य क्षमता के प्रदर्शन का भी दिन है, और इस क्षेत्र में हमारे देश की यात्रा कहाँ तक पहुंची है, इस पर हम जरा विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे। पहली बात तो यह है कि हमने सिर्फ ये नहीं दिखाया कि हमारी शक्ति क्या है, जो कि हर वक्त हर साल हम दिखाते हैं। हमारी फौज की टुकड़ियां मार्च पास्ट करते हैं, हमारे लेटेस्ट अत्याधुनिक जो हमारे शस्त्र हैं उसे दिखाई जाती है। साथ में हमने नारी शक्ति दिखाई। इस वक्त बहुत सारे कंटिजेंट नारी, हमारे जो लेडी वुमेन ऑफिसर्स थे, दे वर लीडिंग इट। वो एक बहुत बड़ी अपने में उपलब्धि थी। दूसरी बात है प्रलय, जो शॉर्ट रेंज इंटरसेप्टर है। आपको मालूम ही है कि हम लोगों ने पहले पृथ्वी बनाई है, प्रहार बनाया है जो कि एक टैक्टिकल वॉरहेड है। प्रलय एक शॉर्ट रेंज इंटरसेप्टर है जो कि बैटलफील्ड के लिए मिसाइल है। अभी भी यूजर टेस्ट हो रही है, इसको हम इंडक्ट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, एयरफोर्स में भी और आर्मी में भी। पर ये बहुत बड़ी एक चीज है क्योंकि आप जो भी इनकमिंग मिसाइल है दुश्मन का, शॉर्ट रेंज मिसाइल है, क्योंकि हमारे खिलाफ जो अगर कोई इस्तेमाल करता है शॉर्ट रेंज, एक तो आईसीबीएम इस्तेमाल कर सकता है, उसके लिए हमने पृथ्वी बना चुके हैं। पर शॉर्ट रेंज अगर किसी ने मिसाइल इस्तेमाल किया
तो उसको इंटरसेप्ट करने के लिए ये हमारी नई एक शक्ति है। आजकल के दुनिया में जो जंग होता है वो सीमित समय के लिए होता है और बहुत जल्द खत्म हो जाता है, इसलिए हमें इस तरह की मिसाइलों की जरूरत थी और वो हमने कर पाए हैं। ये भी हम कह सकते हैं हमारी एक साइंटिफिक एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ हमारे साथ जो इंडोनेशिया का ट्रेड है वो काफी मजबूत है, $30 बिलियन के करीब हमारा ट्रेड है, पर उससे भी ज्यादा बड़ी बात है 2-3 चीजें हैं। पहली बात है कि हमारी नेवी उनकी नेवी के साथ बहुत दिनों से एक साथ काम कर रहे हैं। मैरीटाइम जो स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का है, जो एक जमाने में पायरेट इन्फेस्टेड होती थी, वहां से पायरेट आज नहीं है, इसका श्रेय भारतीय नेवी को भी है और वहां के जो देश के नेवी हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, इनको भी उनका श्रेय मिलता है। चारों ने मिलकर इसको दमन किया है, आप कह सकते हैं। इस वक्त पे भी जॉइंट पेट्रोलिंग चल रही है दोनों नेवीज की, और हमारी एक मैरीटाइम कोऑपरेशन है जिसके जो लॉन्ग स्टैंडिंग है और उस पर और काम की जा रही है। इंडोनेशिया अब सोच विचार भी कर रही है और मेरे ख्याल से काफी बात अग्रसर भी हुआ है कि हम उनको ब्रह्मोस मिसाइल भी बेचें। पहले हमने फिलीपींस को बेचा है, वियतनाम को बेचा है, अब इंडोनेशिया को भी बेचने की बात चल रही है, तो आशा है वो भी जल्द से जल्द हो जाएगा। ये जो हमारी जो रिलेशनशिप, ये गणतंत्र दिवस की जो डिप्लोमेसी है, इससे भी कह सकते हैं एक तरह से हमारी ये मजबूत बनी है। अब 76 सालों में भारत ने यह भी दिखा दिया कि हम सिर्फ जो सैन्य उत्पाद हैं, हम उसके सिर्फ उपभोक्ता नहीं हैं, अब हम उसको निर्यात भी कर रहे हैं। धीरे धीरे हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। हम निर्यात भी कर रहे हैं, हम क्रेता सिर्फ नहीं है। ये बात बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है अपने में। और आपने उल्लेख किया जैसे अभी महिलाओं की बात, तो महिलाओं की दृष्टि से देखें तो इस गणतंत्र दिवस पर क्या क्या विशेष रूप से उल्लेख? सबसे बड़ी बात, महामहिम राष्ट्रपति जी खुद महिला हैं, तो वो उन्होंने सलामी ली है मंच से, ये बड़ी बात है। ये दूसरी राष्ट्रपति आई है, तो ये अपने में बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत करेक्ट है कि 76वां जो गणतंत्र दिवस है, वहां आज सेना के तीनों अंगों की सलामी ले रही हैं। ये बहुत अपने में मैं कहूंगा बहुत खुशी की बात है। साथ ही साथ में जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे लेडी ऑफिसर्स ये सारे मार्च पास्ट में इन्वॉल्व थे, लीड कर रहे थे, वो एक दर्शनीय चीज था। और मेरे ख्याल ये बात सिर्फ भारतीय लोग ही इस पे गर्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि दुनिया के सब लोग इस पे गर्व कर रहे हैं कि कह सकते हैं कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में वुमेन पावर दिख रहा है इतना ज्यादा। साथ ही साथ में ट्राइबल काफी सारे, इस बार 10,000 स्पेशल गेस्ट थे, आपको मालूम ही है उनमें। जी, मैं पूछने वाला था इस पर। और खास करके जब हमारी राष्ट्रपति स्वयं आदिवासी समाज से आती हैं, तो स्वयं आदिवासी समाज से, वो एक बहुत बड़ी चीज थी। और बहुत सारे जो ग्राम प्रधान आए थे वो आदिवासी के इलाके से आए थे, उनमें से केरल के आदिवासी जो नेतृत्व देने वाले लोग हैं वो भी आए थे, बहुत सारे अंडमान से थे। तो ये बहुत बड़ी, उनको आप जोड़ना, आपके गणतंत्र दिवस की जो सलामी है, जो मुख्य आपकी जो प्रदर्शनी है दिल्ली में, वहां पे ले आ पाए हैं, ये बहुत बड़ी अच्छी बात रही। ये मैं कहूंगा ये एक सराहनीय बात रही हमारी सिस्टम का। ये पूरे राष्ट्र के लिए अगर हम उस दृष्टि से देखें तो एक समावेशी प्रदर्शन है कि सबको हम साथ लेकर चल रहे हैं, सबके साथ सबका विकास। जैसा कि आपने कहा, इस बार विभिन्न क्षेत्रों से लोग आए थे, करीब 10,000 लोगों को जो आमंत्रित किया गया था, ये भी अपने आप में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बहुत सारे अपने वॉक्स ऑफ लाइफ में, वो फोक डांसर हैं या वो ट्राइबल आर्टिस्ट हैं, उनको हमने रिकॉग्नाइज किया है और उनको हम यहाँ पे लाए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये रिकॉग्निशन मेरे ख्याल से बहुत जरूरी था। ये इसी तरह से इनको प्रोत्साहित किया जा सकता है, नहीं तो फिर ये तो वहीं पे छुपे रह जाएंगे जहाँ पे वो हैं। वहां पे तो लोग जानेंगे कि ये कितने इनकी कदर करेंगे, पर बाकी भारतवर्ष जब तक ना उनको पहचानेंगे, जब तक ना उनका कदर करेंगे, तब तक वो कुछ कमी रह जाती है। ये जो हमने किया है इस बार, जरूर पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम गणतंत्र दिवस समारोह में आमंत्रित कुछ प्रतिभागियों की बातें भी सुनते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम में इंटरेस्ट सब्सिडी के लिया, इससे हमको इंटरेस्ट का बर्डन बहुत कम हो गया और ये इंडस्ट्री से और मेरा काम करने वाला आदमी को सबको बहुत अच्छा उपाधि मिला। हमको 26 जनवरी को आने के लिए मौका मिला, हम बहुत खुशी में है। मेरा घर के ऊपर 4 किलोवाट का सोलर पैनल मैं लगाया, उसका खर्च 1,50,000 आया और मेरे को 75,000 सब्सिडी मिला सेंट्रल गवर्नमेंट से। सूर्य घर स्कीम का सब लोग फायदा उठाना चाहिए और हर घर में सोलर पैनल लगा के फ्री में हम करंट पा सकते। और जयंत, गणतंत्र दिवस हमारा मूल रूप से तो संविधान लागू होने का दिन है और यही बताता है कि भारतवर्ष क्या है।
यही उसे डिफाइन करता है। और अगर हम देखें तो इतने वर्षों में जैसे भारत ने जो आकार लिया है उसमें इस संविधान की भूमिका और बाकी सारे फैक्टर्स तो होते ही हैं, पूरी दुनिया की भूमिका होती है, विश्व अर्थव्यवस्था है, हमारी अर्थव्यवस्था है, लेकिन संविधान की भूमिका पर कुछ वो कहना चाहेंगे? एक डेमोक्रेसी नहीं होते, संवैधानिक डेमोक्रेसी नहीं होते तो शायद हम इतना एक साथ विकास नहीं कर पाते। ये हमारी एक कह सकते हैं हमारी विजय है, देश की विजय है, गणतंत्र का विजय है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हमने मेंटेन कर पाए हैं 76 इयर्स तक। इसमें कोई चोट नहीं आ पाया। अगर आप देखें एशिया के बाकी जो देश हैं आसपास में भी, अगर आप देखें पाकिस्तान देखें या और किसी देश में देखें, यहाँ पे कहीं ना कहीं मिलिट्री कूज हुई हैं, कहीं ना कहीं कुछ किसी न किसी तरह की अनडेमोक्रेटिक रिजीम्स आई हैं। हमारे देश में वो हो नहीं पाया क्योंकि हम गणतंत्र को उस तरह से सुरक्षा कर पाए। सिर्फ गणतंत्र दिवस एक नाम के दिवस नहीं है, वो बाकी में गणतंत्र को सुरक्षा करके रखा है, इसीलिए भारतवर्ष इतना विकास कर पाया है, इतना आगे बढ़ पाया है। आप देखेंगे बाकी जितने भी देश हैं, सिर्फ एक इधर भारतवर्ष है और उधर एक जापान है। बाकी देशों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पलटाव आया है जहां से डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं आघात पड़ा है, पर ये दोनों देशों में वो आघात नहीं आ पाया है और उसीलिए इन दोनों देश इतना विकसित हो पाए। युवा पीढ़ी को संविधान के प्रति जागरूक करने के लिए और कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उनको पढ़ाना और उनको समझाना बड़ी जरूरी है ताकि उनको मालूम पड़े कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ताकि वो उन जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारी प्रिंसिपल्स हैं उनको वो समझ सके और उनको फॉलो कर सके। जब तक ना वो समझेंगे तब तक वो डेमोक्रेसी को किस तरह से मान्यता देंगे और किस तरह से वो डेमोक्रेसी की समर्थन करेंगे। ये समर्थन जरूरी है आगे पीढ़ी के लिए। और अभी जैसे बात कर रहे थे आर्थिक विकास की और उसके साथ साथ जो हमारा वेलफेयर स्टेट वाली बात है, समाज कल्याण है, उसके बीच एक संतुलन कायम करने की बात है, क्योंकि हमारे संविधान की मूल भावना वही है। उसको कैसे हम बनाए रख सकते हैं? आपने सही फरमाया, क्योंकि जो संविधान बनाए थे उस वक्त उनके सामने जो देश थे, यूरोपीय देश खास तौर से, वहां पे वो ज्यादातर वेलफेयर स्टेट्स थे और उनको वो चाहते थे कि हम भी उसी के पथ निर्देश देखें। और हम अगर पुरानी भारत भी देखें, वहां पे भी एक वेलफेयरिज्म की एक बात थी, क्योंकि जो जहाँ पे लिच्छवी हुआ या और भी बहुत सारे प्रिंसिपैलिटीज थे जहाँ पे हमारी ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी थी, इलेक्टेड प्रिंसेस वहां पे रूल करते थे, पर वहां पे भी एक सिर्फ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस सिर्फ नहीं था, वहां पे एक वेलफेयरिज्म था कि आखिर तक जो सबसे गरीब आदमी है उसके भी किस तरह से हम कल्याण कर सके, उसका भी पेट भर सके, उसका भी हम पढ़ा लिखाई करा सके, ये बात जरूर थी। इसीलिए यूनिवर्सल एजुकेशन उस वक्त भी और अब भी हमारी एक गोल रही है, यूनिवर्सल हेल्थ केयर भी हमारी एक गोल रही है और हम कोशिश उसमें लगी है। इसीलिए इतने सारे हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स बनाई गई हैं, अगर आप देखें, जो कि सारे भारतवर्ष को कवर करने की कोशिश करती है। प्लस जो हमारी जो नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स है, डिस्पेंसरीज है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, ये इसी के लिए बनाई गई थी ताकि हम ये कर पाए। अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र में देखें, स्टेट फंडेड जो एजुकेशन है उसकी जो विकास हुआ है और उसके लिए हमारे देश इतना प्रगति कर पाया कि इतने सारे जो लोग बने हैं, इतने सारे जो आज गूगल के और विभिन्न बड़े बड़े कंपनियों के जो सीईओ बने हैं, ये सारे ये स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी एंड एजुकेशन सिस्टम से उठ के आए हैं, उभर के आए हैं। तो ये अपने में एक बहुत बड़ी चीज है कि हमने ये वेलफेयरिज्म हम पहले से शुरू किए हैं और अब मुझे लगता है कि वेलफेयरिज्म में हम और आगे बढ़ जा रहे हैं, क्योंकि हम अब जो पहले सोचे थे वो करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बहुत सारे किस्म के पेंशन्स दे रहे हैं जो पहले नहीं मिलता था, और बहुत सारे हम प्रोटेक्शंस दे रहे हैं लोगों को जो पहले हम सोचते थे कि दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे, क्योंकि हमारी जीडीपी अर्थव्यवस्था उतनी सुदृढ़ नहीं थी। आज सुदृढ़ है और हम दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसी पथ में हमको चलना चाहिए। आप देखें अमेरिका, जो कि एक जमाने में वेलफेयरिज्म के सख्त खिलाफ था, वो भी आज वेलफेयरिज्म की तरफ अग्रसर कर रहा है। वो ओबामा केयर हो या कुछ और हो, वो भी उसी तरफ जा रहा है। अगर आप सबसे जो पीछे है आदमी है उसको आप साथ में लेके नहीं जा सकते हैं तो आपका गणतंत्र में कहीं ना कहीं खोट रह जाएगा। जी, आपने समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभों को पहुंचाने की जो बात की है, ये गांधी जी की भी यही बात थी। वही बात उल्लेखनीय है। आप इस गणतंत्र दिवस पर युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं कहूंगा कि हमारी जो युवा है वो और पढ़े और आगे बढ़े और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को लेके काम करे ताकि भारत और विकसित हो सके। जयंत, कार्यक्रम में आने और बहुत सार्थक चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक जयंतो रॉय चौधरी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप
न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।